Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it's my second lecture on aspect of the Contract Act Part 2, and it's continue from of the section 132. So we go ahead to see the section 132. Liabilities to two persons, primarily liable, not affected by arrangements between them, that one shall be surety on others default. अब अगर हमें इसकी थोड़ा माना को समझना हो तो वो कुछ इस तरह से होगी। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं इसको। वे टू पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन टू अंडरटेक अ सर्टेन लायबिलिटी and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of the other, and third person not being a party to such contract, the liability of each of such two persons to the third person under the first contract is not affected by the existence of the second contract, although such third person may have been aware of its existence. जनाब अली, इसकी अगर हम उर्दू देखें, इसकी मीनिंग देखें तो वो कुछ इस तरह से बनती है। जाके सेक्शन एक्सप्लेन इस तरह से होता है कि ज़िम्मेदारी दो अफराद बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार हैं, उनके माबैन इंतज़ाम से मुतासर नहीं होता कि किसी दूसरे के पहले से तयशुदा ज़ामन पर ज़ामन हो जाएगा। जहाँ दो अफराद तीसरे फ़र्द के साथ किसी ख़ास ज़िम्मेदारी का मुआहदा करते हैं और एक दूसरे के साथ मुआहदा करते हैं कि इनमें से सिर्फ़ एक शख्स ज़िम्मेदार होगा, दूसरे का डिफ़ॉल्ट तीसरे शख्स ऐसे फ़रीक नहीं होता। मुआहदा पहले मुआहदे के तहत तीसरे फ़र्द पर ऐसे दो अफराद में से हर एक की ज़िम्मेदारी दूसरे मुआहदे के वजूद से मुतासर नहीं होती, इस तरह कि तीसरा शख्स इसके वजूद से वाकिफ़ होता हो। अभी इसकी जो इलस्ट्रेशन है उसको पढ़ेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि ए एंड बी मेक अ जॉइंट एंड सेवरल प्रोमाइजरी नोट्स टू सी। ए मेक्स इट इन फैक्ट एज श्योरिटी फॉर बी एंड सी, knows that this at the time when the note is made, the fact that A to the knowledge of C made the note as surety for B is no answer to a suit for C against A upon the note. देखें, अब सिर्फ वाक़फ़ हो जाना ही ज़रूरी नहीं होता। ये चीज़ें यूज़ होती हैं जब कोई प्रोमाइजरी नोट बनाए जाते हैं, उसके अंदर एक विटनेस लिया जाता है और एक प्रोमाइजरी नोट के ऊपर श्योरिटी होता है, गारंटी होता है। अब जब प्रोमाइजरी नोट बनाया जाता है तो उसके ऊपर जो विटनेस होता है या गारंटी होता है वो लायबल ज़रूर होता है कि अगर जो प्रोमाइजरी नोट फर्निश करने वाला है, लिख कर देने वाला है, वो पेमेंट उसे करनी है। लेकिन अगर वो नहीं करता तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो किस पे आ जाती है? वो आ जाती है श्योरिटी पे। उसका आंसर सूट में तो बनता है, वो बतौर विटनेस भी पेश होगा, लेकिन इसका मकसद ये नहीं हो गया कि जनाब आली है वो श्योरिटी तो हो गया, अंडर लायबिलिटी भी वो हो गया। लेकिन अगर उसको इस सेक्शन के तनाज़र में देखा जाए तो सिर्फ ये है कि उसके ऊपर लायबिलिटी ज़रूर आ जाती है कि जब वो उसको फुली अवेयर हो कि जनाब आली ये इन दो के बीच में हुआ है और मुझे इस चीज़ का पता है। सिर्फ पता हो जाने से उसके ऊपर उसकी लायबिलिटी नहीं आ जाती जब तक कि वो उसमें श्योरिटी ना हो। श्योरिटी ही जो है वो उसको उसका ज़िम्मेदार करार दिया जाता है, लेकिन सिर्फ अवेयर होना किसी भी चीज़ से, विटनेस हो जाना, वो उसके ऊपर वो लायबिलिटीज़ नहीं आ जाती उसके ऊपर। तो ये थोड़ा सा अभाम है, मुझे भी है, आपको भी होगा ज़रूर, कि इसको थोड़ा समझने के लिए ज़रूरी है कि इसकी कमेंट्स की तरफ आप जाएंगे। इसकी जो है कमेंट्रीज़ उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा तो आप इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो आप समझ जाएंगे कि ये है क्या और इसका जो है
मतलब क्या है, मतलब इसका यही है कि जब आप रियल प्रैक्टिस में आ जाएंगे, वो प्रोमाइजरी नोट्स वगैरह बनते हैं ऐसे श्योरिटी पीआर बॉन्ड्स ये वो, तो फिर आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी कि जब दो बंदे आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ए और बी कि जनाब वाली ये पैसे हैं ये मैं आपको फ़लाने टाइम पे दूंगा, बी अगर लेता है उसमें तो उसका ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब है कि वो अंडर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है सिर्फ एज ए विटनेस होने से। तो उसको दोबारा से पढ़ लेते हैं कि व्हेन टू पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन टू अंडर टेक्स अ सर्टेन लायबिलिटी, जब दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक तीसरे बंदे के साथ एक सर्टेन लायबिलिटी के लिए, एंड आल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, और खुद भी में भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दैट वन ऑफ देम शेल बी लायबल ओनली ऑन द डिफ़ॉल्ट ऑफ द अदर, द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग ए पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट। अब वो दोनों बंदों ने जो है तीसरे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन उनका आपस में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो वो जो तीसरा बंदा है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती उनके किसी भी फॉल्ट और डिफ़ॉल्ट की। द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ सच टू पर्सनस टू द थर्ड पर्सन अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। अब जो उनका जो आपस का कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें भले जो भी जाके करते रहें, समझें ना समझें, लड़ें मरें जो भी करें, लेकिन जो थर्ड बंदे के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो मौजूद रहेगा, उसकी ताकत और स्ट्रेंथ रहेगी अपनी जगह। अल्दा सच थर्ड पर्सन मे हैव बीन अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। अब जब उस थर्ड बंदे जिसके साथ उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है चाहे उसे नॉलेज में है कि जिनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, उसकी कोई सिग्नेचर नहीं है, जो उनके बीच में दो बंदों के पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या बाद में हुआ है व्हाटसोएवर, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तीसरे बंदे के साथ वो दो बंदे आके जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। अब आ जाता है जनाब अली सेक्शन 133। अब 133 सेक्शन क्या कहता है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एनी वेरिएंस की माना उर्दू में तो तगीर होती, तगीर। एनी वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटी कंसेंट इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेब्टर एंड द क्रेडिटर डिस्चार्ज द श्योरिटी एज टू ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस। अब दो बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक ज़ामन रख लिया, ज़ामन होने के बाद जो है जिसको श्योरिटी कहा जाएगा, अब श्योरिटी को बताए बगैर उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हेर फेर कर ली, कोई टर्म एंड कंडीशंस बढ़ा ली या कम कर ली, तो इसका मतलब ये होगा कि श्योरिटी जो है जो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनके बीच में उससे हट करके हुई हैं वो उनका ज़िम्मेदार नहीं होगा। श्योरिटी जो होगा, श्योरिटी सिर्फ इतने हद तक ज़ामन होगा कि जितने हद तक के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसकी सिग्नेचर होगी। मेरी बात को अंडरस्टैंड किया आपने कि एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जनाब आली एक 10 कंडीशंस थी, शर्तें शराइतें थी जिनका वो ज़ामन था। अब जो क्रेडिटर और डेब्टर हैं वो दोनों ने जो है आपस में फिर से जो है उसके अंदर एक्सटेंशन की है, उन 10 शराइत को कम कर लिया या ज़्यादा कर लिया। तो जो उसमें एक्सटेंशन की है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस जो उन्होंने की हैं उसमें मतलब है कि ट्रांजैक्शंस की हैं, मतलब जो उन्होंने मुआहदे किए हैं आपस में और उस चीज़ को ले करके, उस सौदे को ले करके जिसमें कि एक श्योरिटी था, तो वो श्योरिटी सेम श्योरिटी उनकी और ट्रांजैक्शंस में उससे रिलेटेड जो भी होंगी उनमें वो श्योरिटी नहीं माना जाएगा, वो डिस्चार्ज रहेगा, उनमें से साइड पे रहेगा, तो वो उसके अंडर लायबिलिटीज़ में नहीं आता। जनाब अली ये आ जाता है सेक्शन 134। ये कहते हैं कि दी डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज
discharged by any contract between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is released, or by any act or omission of the creditor, the legal consequences of which is the discharge of the principal debtor. अब अगर हम इसको देखेंगे, इसकी जो है सेक्शन 134 की जो है, तो वो इतनी बड़ी 4-5 लाइनों का छोटा सा ही है वो, कि जनाब अली प्रिंसिपल मकरूज़ की रहाई या खारिज होने से ज़ामन की ज़मानत असल मकरूज़ का मादा या अमाउंट रहेगा या माना जाएगा। अब इसका जो है, जब एक जो प्रिंसिपल डेप्टर है, जब उसको एक चीज़ मिल ही जाती है या श्योरिटी को उसको रिलीज़ कर दिया जाता है कि भाई आप आज के बाद हमें पैसे मिल गए, आप आज़ाद हो, या उसको मिट कर दिया जाता है श्योरिटी को कि जी हम दो बंदे आपस में जाने, आप आज़ाद हैं, तो फिर जो भी उनके बीच में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे आपस में, दोनों के क्रेडिटर और डेप्टर के बीच में जो भी मसले मसाइल होंगे, द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच इज़ द डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर। श्योरिटी का तो फिर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसका जो अमाउंट है उसके लिए वो डिस्चार्ज हो जाएगा श्योरिटी। तो जो डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर है वो उसका जो अमाउंट है उससे वो बरी अलजुमा हो जाएगा श्योरिटी, लेकिन वो अमाउंट रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने आपस में कुछ कर लिया थोड़ा या ज़्यादा और कल को कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं तो वो मतलब है कि उसकी श्योरिटी की कोई एविडेंस भी नहीं मानी जाए, ऐसा नहीं होता। अब इसमें इलस्ट्रेशन में है, थोड़ा आपको समझाने के लिए, साथ में मैं भी समझूं इस चीज़ को और आप भी समझें, कि ए गिव्स गारंटी टू सी फॉर गुड्स to be supplied by C to B, C supplies goods to B, and afterward B become embraced and contract with his creditor including C to assign to them his property in consideration of their releasing him from their demands. Here B is released from his debit by the contract with C and A is discharged from his suretyship. अब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था, अब उसने उसके पैसे भी देने थे, ए बढ़ गया जनाब वाली श्योरिटी उसके बीच में, लेकिन उन्होंने आपस में सेटलमेंट कर ली, अपनी प्रॉपर्टी दे के बी और सी ने वार्ड्स वगैरह एक दूसरे को सेटल कर लिया। तो वो जब सेटलमेंट होगी, उसको प्रॉपर्टी उसके अमाउंट की जगह पे उसकी प्रॉपर्टी दे दी गई, तो ए इज़ डिस्चार्ज फ्राम हिज श्योरिटीशिप। तो ए जो उसका श्योरिटी था, उसकी जो गारंटी थी, दैट डीम डिस्चार्ज फ्राम ईच एंड एवरी लीगल लायबिलिटीज़, वो ख़त्म हो जाएगी, वो अपना सुकून में आ जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन 134। इसकी दूसरी दो इलस्ट्रेशंस और भी हैं, बी और सी, ये आप देख लीजिएगा खुद से भी थोड़ा सा। तो जनाब वाली आते हैं सेक्शन 135 की तरफ। 135 कहता है कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड विद गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेप्टर। अब जो प्रिंसिपल डेप्टर है जिसका अमाउंट है, अब उसको जो कहा जाता है कि जनाब अली उसके साथ जो है कोई कंपाउंड का मकसद इधर है ठा कर लेना, फैसला कर लेना, मामला तय कर लेना, या गिव्स टाइम टू, या उसको टाइम दे दिया गया, या एग्री नॉट टू सू, या उसको ये कह दिया गया कि जनाब, या लिख कर भी दे दिया गया कि जनाब अली हम एक दूसरे के ऊपर कोई केस नहीं डालेंगे। तो इसमें भी ये सेक्शन कहता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेप्टर बाय विच द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन विद or promise to give time to or not to sue the principal debtor discharge the surety unless the surety assents to such contract.
अब इसमें सेक्शन 135 में अगर इसकी माना को थोड़ा देख लिया जाए, वो कुछ इस तरह से कि जब कर्ज दहिंदगान असली कर्ज दहिंदा के साथ मुआहदा करता है, वक्त देता है या इस पर मुकदमा ना करने पर राज़ी होता है, तो ज़मानत दही का अजरा मुकदमा नहीं करना असल मकरू ज़मानत से खारिज होता है कि जब तक कि ज़मानत इस तरह के मुआहदे पर जमा नहीं हो जाती। अब देखें, उसने इसको टाइम दिया है कि ठीक है आप मुझे पैसे भले 2 महीने के बाद दे देना, जो फिक्स टाइम है, या मैं इस 2 महीने तक आपके ऊपर केस नहीं डालूँगा, और वो उनका इस बात पे तस्फिया हो जाता है। इसका मकसद ये नहीं है कि जो श्योरिटी है वो मतलब है कि कोई डिस्चार्ज हो गया, उसकी लायबिलिटीज़ ख़त्म हो गई। उसकी लायबिलिटीज़ 2 महीने के बाद दोबारा से स्टार्ट होती हैं कि जी देखें मैंने टाइम दिया था श्योरिटी साहब, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि वो श्योरिटी जो ज़ामन था उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। 2 महीने तक उसकी वो भी श्योरिटी की ज़िम्मेदारियों, उसकी लायबिलिटीज़ से जो उसको भी इस्तिस्ना हो गया था, मिल गया था इस्तिस्ना, लेकिन 2 महीने के बाद दोबारा से जो है उसकी ज़िम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है, इन्वोक्ड हो जाती है, जाग जाती है कि जनाब आली ये देखें मैंने इसको 2 महीने का टाइम भी दिया, ये भी किया, इसको ये भी मैंने यकीन दहानी कराई कि मैं 2 महीने तक या 3 महीने तक आपके ऊपर केस नहीं डालूँगा। अब आपकी लायबिलिटी बनती है, आप ज़ामन थे इसके अंदर, आप मुझे पैसे दिलाएँ, मैंने इसको रिलैक्सेशन दी थी। तो उसका सेक्शन का 135 का हो गया ये मतलब, और ये इसको अट्रैक्ट करता है इस चीज़ को जो खुद से कोई मुआहदा कर लेते हैं या कोई आपस में कंप्रोमाइज़ करते हैं। अब जनाब 136 कहता है कि श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेब्टर, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट to give time to the principal debtor is made by the creditor with the third person and not with the principal debtor, the surety is not discharged. अब वो आगे उन्होंने किसी को टाइम दे दिया, ए ने बी से पैसे लेने थे, बी ने आगे किसी और को टाइम दिया हुआ है। अब वो टाइम उसका मसला है, जो भी देता रहे, लेकिन उनका जो आपस का इशू है वो अपनी जगह रहेगा, और उसके अंदर जो श्योरिटी पड़ा हुआ है ज़ामन वो ए और बी के लिए, थर्ड पर्सन के लिए नहीं है। बी ने जो सी के साथ किया हुआ है, आगे उसके साथ उसको टाइम दे रहा है ये वो कि जनाब मुझे वहाँ से पैसे मिलेंगे, मैं आपको दूंगा, ये वो ये जो कहानियाँ होती हैं अमूमन बिज़नेस में, तो इसमें जो है वो ए और बी का जो आपस का एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। और प्रिंसिपल डेब्टर जो पैसे देने वाला है बंदा, मकरूज़ शख्स जो है, प्रिंसिपल डेब्टर उसको इसका उर्दू में माना मकरूज़ शख्स, ठीक है ना, मकरूज़ जो है प्रिंसिपल डेब्टर का, उसके लिए जो है वो श्योरिटी जो है उसका पड़ा हुआ वो डिस्चार्ज नहीं होगा, वो उस डेब्टर के लिए रहेगा कि जनाब अली आप इस पे जो है अमल दरामद करवाएं, तो इन टाइम जो भी है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम सेक्शन 136 की जो उर्दू ट्रांसलेशन है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि 136 कहता है कि जब तीसरे शख्स के साथ प्रिंसिपल मकरूज़ को वक्त देने का मुआहदा किया जाता है तो इसकी ज़मानत खारिज नहीं होगी। जहाँ कर्ज दहिंदगान के ज़रिए प्रिंसिपल मकरूज़ को वक्त देने का मुआहदा किसी तीसरे शख्स के साथ होता है और प्रिंसिपल मकरूज़ के साथ नहीं होता, इसकी ज़मानत को खारिज नहीं किया जा सकता है। जिसके पैसे असल में उन्होंने पता ही नहीं, तीसरे बंदे आपस में लगे हुए हैं, तो ये चीज़ है कि जो मैन बंदा है उसको जो है नॉलेज में देना, और जो भी एग्रीमेंट के ज़रिए बातें होती हैं उनको एग्रीमेंट के ऊपर ही दोबारा से या उनसे रिलेटेड दोबारा से एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इससे रिलेटेड चीज़ हो गई। अब 137 सेक्शन जो है वो कहता है क्रेडिटर्स फेबरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। फॉरबिडेंस की माना होती है मना करना, रवादारी करना। मेयर फॉरबिडेंस
on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him does not, in the absence of any provisions in the guarantee to the contrary, discharge the surety. अब अगर वो कोई आपस में कर लेते हैं, क्रेडिटर और डेब्टर आपस के अंदर कोई एक मतलब है कि रवादारी कर लेते हैं या एक थोड़ा सी सेटलमेंट कर लेते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि जो श्योरिटी है वो कोई डिस्चार्ज होगा। मतलब इतने हद तक कि जी थोड़ा टाइम दे दिया, जैसे सेक्शन 136 में है कि जनाब कोई जो है अपना केस वगैरह नहीं करेंगे, जनाब टाइम देंगे, टाइम दे दिया ये वो, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि जनाब श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज ही हो गया, निकल ही गया बीच में से। तो ऐसा नहीं होता, ना ऐसा होगा इस सेक्शन के तहत। तो जनाब अली, टुडे वी फाइनलाइज आवर सेकंड लेक्चर एंड इंशाल्लाह we start our third lecture from section 138. Inshallah, see you very soon on third lecture. Allah Hafiz.